हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज क्लास 12 का जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका ही टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि जो आपके अलग अलग तरीके के ऑल्टरनेटिंग सर्किट है, यानी जो आपके अलग अलग तरीके के सर्किट्स है, जैसे कि किसी में आपका आरएलसी लगा हुआ था, किसी में आपका रेजिस्टर लगा था यानी प्रतिरोध लगा था, किसी में आपका इंडक्टर, ठीक है, यानी प्रेरक लगा था, और किसी में आपका कैपेसिटर लगा था। तो हमने उनकी जो आपका पावर फैक्टर है यानी शक्ति गुणांक है वो पढ़ा था, वो समझा था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम इनको डिराइव करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जो हमने लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हमने पावर फैक्टर पढ़े थे और हमने पावर की वैल्यू फाइंड करी थी अलग अलग सर्किट्स के। तो आज हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी आपके कुछ क्वेश्चन से कुछ प्रश्न है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज is applied to a series LCR circuit in which R is equals to 3 ohm, R is equals to 3 ohm, L equals to 25.48 मिली हेनरी और आपका C यानी कैपेसिटेंस कितना है 796 माइक्रोफैराड। यानी आपके पास क्या है, साइनसोडियल वोल्टेज है जिसकी आपको पीक वैल्यू, ठीक है, जिसकी आपको पीक वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं शिखर वोल्टता आपको दी गई है 283 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। इसको एक एलसीआर सर्किट में अप्लाई किया गया है, यानी उस पर लगाया गया है। और जो आपका एलसीआर सर्किट है वो कैसा है, श्रेणीबद्ध है, ठीक है, और उसमें जो आपका आर की वैल्यू है, ठीक है, आर की जो वैल्यू है वो 3 ओम है, एल की जो वैल्यू है वो 25.48 मिली हेनरी है और आपका सी यानी जो आपका कैपेसिटेंस है वो 796 माइक्रोफैराड। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी आपको सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस निकालना है कि इम्पीडेंस कितना होता है, यानी प्रतिबाधा कितनी होती है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट, यानी वोल्टेज और करंट, वोल्टता और जो आपकी करंट है यानी धारा है, उनके बीच कितना फेज डिफरेंस, ठीक है, उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है वो भी आपको निकालना है। और तीसरा पार्ट है द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, यानी जो आपकी पावर है, ठीक है, यानी शक्ति क्षय आपको निकालना है कि इस सर्किट में शक्ति क्षय कितना हुआ है। और फिर आपको पावर फैक्टर निकालना है यानी शक्ति गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है उनको हम पहले नोट डाउन करेंगे। तो हमें सबसे पहले जो आपकी वोल्टेज है आपको दी गई है, यानी जो आपकी शिखर वोल्टेज है ई नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज है, ई नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है 283 वोल्ट, ठीक है, 283 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, फ्रीक्वेंसी यानी हम न्यू से दिखाते हैं, 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। आपको आर की वैल्यू दी गई है, ठीक है, आपको आर की वैल्यू दी गई है, आर रेजिस्टेंस 3 ओम यानी 3 ओम, आपको एल की वैल्यू देंगे यानी इंडक्टेंस, ठीक है, प्रेरक उसकी वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है आपकी 25.48
मिली हेनरी, यानी जिसे आप अगर हेनरी में कन्वर्ट करो तो आप किस तरीके से लिखोगे, 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी। आपको सी यानी कैपेसिटेंस की भी वैल्यू दी गई है 796 माइक्रोफैरेड या फिर 796 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस यानी जो आपकी प्रतिबाधा होती है वो आपको निकालनी है। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका इम्पीडेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, आपके पास इम्पीडेंस की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये दी गई है। अब हम ये जानते हैं हमारे पास R तो है, XL और XC की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम XL की वैल्यू निकालेंगे। तो जो XL होता है आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2πμL, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, हम जनरली ओमेगा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप जानते हैं ओमेगा एल 2π, ओमेगा की वैल्यू 2πμ होती है और इंटू एल, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 इंटू आपके पास जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आपको 50 हर्ट्ज दी गई है, तो आप 50 लिखोगे। अब जो L होता है, L की वैल्यू हमने अभी हेनरी में रखनी है, जो हमने अभी निकाली थी 25.48 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25.48 इंटू 10⁻23। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 ओम वैल्यू आएगी, यानी जो आपका XL है, ठीक है, जो आपका XL है इसकी वैल्यू कितनी आई है, 8 ओम। अब हम XC की वैल्यू निकालेंगे। XC की जो हम वैल्यू निकालेंगे तो XC आप जानते हो, XC का फॉर्मूला होता है 1/ωL। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2πμ और L। XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc, तो आपका जो ये फॉर्मूला हो जाएगा ये 2πμ 1/2πμ इंटू C हो जाएगा। तो 2 एज इट इज रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और न्यू कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी दी गई है आपको, 50 हर्ट्ज, और C की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 796 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपको XC की वैल्यू कुछ इस तरीके से आपको दी गई। अब आपने ये सब इस तरीके से पुट करना है, इस पे रख देना है फॉर्मूले में और फिर आपको सॉल्व करना है।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 4 ओम। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सएल की वैल्यू निकाल दी है, ये हमारी एक्सी की वैल्यू भी आ गई है, एक्सी की वैल्यू भी आ गई है 4 ओम, ठीक है, एक्सएल की वैल्यू भी आ गई है आपकी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो आपकी फॉर्मूला है इम्पिडेंस का, उसमें हम इन वैल्यूज को रख देंगे, यानी z इक्वल्स टू अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो R की वैल्यू आई है 3 ओम आई है, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर। XC की वैल्यू कितनी आई है, XL की वैल्यू कितनी आई है आपकी 8 ओम, 8 ओम आपकी XL की वैल्यू आई है, XC की आपकी 4 आई है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे आपके पास 4 बच जाएगा, यानी 9 प्लस 8 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 9 प्लस 16 यानी अंडर द रूट 25 आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, यानी z जो आएगा आपका वो 5 ओम आ जाएगा। तो ये आपका इम्पिडेंस आ गया, यानी आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है वो ये है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का, ठीक है, धारा और जो आपके पास वोल्टता है उसके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, उसके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है यानी कला अंतर, उसको आपको निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है आपको। सेकेंड पार्ट यानी फेज डिफरेंस, ठीक है, जो आपका फेज डिफरेंस होता है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो आपने ये पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का वो होता है tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। तो tan इनवर्स आपका जो XC है, XC की जो वैल्यू हमने क्या निकाली है, XC की वैल्यू 4 माइनस XL आपका कितना आया है 8, रेजिस्टेंस कितना है आपका, रेजिस्टेंस आपका है 3 ओम, ठीक है, यानी tan इनवर्स माइनस 4/3 ये आपके पास आया। तो जो आपका tan इनवर्स माइनस 4/3 जो आया, यानी आपकी जो फाई की वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस 53.1 डिग्री होती है। तो जो आपकी फाई यानी फेज डिफरेंस जो आया वो माइनस 53.1 डिग्री है। तो ये आपका फेज डिफरेंस आया। इस तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी आप फेज डिफरेंस निकालेंगे। अब जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है
द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, यानी जो आपका पावर है यानी शक्ति क्षय जो होता है वो कितना होगा इस सर्किट के लिए, आपको ये निकालना है। तो आपको जो सेकेंड पार्ट है वो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हम देखते हैं। तो जो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है हमने ये पढ़ा है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, जहां पे आई आपकी करंट होती है और आर क्या होता है आपका रेजिस्टेंस। तो हमें आर तो दिया है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें आर तो गिवन है, हम जानते हैं हमें आर दिया गया है, पर आई की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमें क्या करना है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपका आई होता है, ठीक है, आई कितना होता है, आई एम अपॉन रूट 2। तो आप ये जानते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई एम की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन जेड, यानी 1/√2। V आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 283 वोल्ट, और Z आपका कितना निकला था 5, आपका Z कितना निकला था 5 निकला था। तो आप इसको इस तरीके से रख देंगे, फिर आपको इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी करंट की वो आ जाएगी 40 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आर भी है, आई की वैल्यू भी है, हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को इस पावर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आपकी जो आई की वैल्यू है वो है 40, तो ये जाएगा 40 स्क्वायर, रेजिस्टेंस यानी आर आपको कितना दिया गया 3 ओम दिया गया। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 इंटू 3, यानी 4800 वॉट आपका क्या आ गया पावर आ गया, 4800 आपका पावर आ गया। तो इस तरीके से आप पावर डिसिपेटेड या शक्ति क्षय निकाल सकते। अब हमसे पूछा गया है, हमारा जो लास्ट पार्ट है हमसे क्या पूछा गया है, शक्ति गुणा या पावर फैक्टर। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पावर फैक्टर बोला है, पावर फैक्टर निकालने के लिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो पावर फैक्टर होता है वो cos फाई होता है। अब आपने फाई की वैल्यू निकाली थी 53 माइनस 53.1, तो आप इसको यहां रख देंगे। फिर आप इसे अपनी लॉग टेबल में देखेंगे तो आपको जो cos 53.1 डिग्री की जो वैल्यू निकलेगी आपकी वो 0.6 निकलेगी, यानी जो इस सर्किट के लिए पावर फैक्टर है वो 0.6 है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैन बी वैरिड, यानी जो आपका पिछला क्वेश्चन था आप ये सपोज कीजिए, ये माने कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बदल सकते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर, यानी पहला पार्ट आपका ये दिया गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकालनी है, वो आवृत्ति निकालनी है जिसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। दूसरा जो है कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट, द पावर डिसिपेटेड, यानी आपको करंट, पावर डिसिपेटेड, ठीक है, शक्ति क्षय, आपका
धारा और आपकी इम्पीडेंस, ये तीनों आपको निकालने हैं, ठीक है, एट रेजोनेंट कंडीशन। यानी रेजोनेंट कंडीशन में आपको आपकी इम्पीडेंस, करंट और पावर डिसिपेटेड, ये तीनों फैक्टर्स निकालना है। तो हमें क्या लेना है, जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसको हमने रेजोनेंस कंडीशन में रख के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका पहला पार्ट क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है रेजोनेंस की जब कंडीशन होती है तो जो आपको ओमेगा नॉट होता है, ये हमने जब रेजोनेंस पढ़ा था, ठीक है, उस समय हमने पढ़ा था कि ओमेगा नॉट बराबर होता है 1/√LC, ठीक है, 1/√LC के बराबर होता है। अब जो आपका पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको L की वैल्यू दी गई है 25.48, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को वहां पे रख देंगे, यानी आपका आ जाएगा √25.48 इंटू 10⁻³ और आपको C कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू दी गई है, आपको कैपेसिटेंस की 796 माइक्रोफैरेड, 796 इंटू 10⁻⁶। तो आप इस तरीके से इनको लिख देंगे, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 222.1 रेडियन/सेकेंड। तो जब आप इस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 222.1 रेडियन/सेकेंड, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πν के। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, न्यू होती है। तो आपको न्यू निकालना है, तो ओमेगा नॉट अपॉन 2π इस तरीके से लिखेंगे आप। तो जो आपके ओमेगा नॉट की वैल्यू है वो क्या है, 222.1 और पाई की वैल्यू आपकी 3.14। तो आप इस तरीके से, ये आपका पूरी क्वांटिटी हर्ट्ज में आएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे और फ्रीक्वेंसी की जब वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 35.4 हर्ट्ज। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी रेजोनेंस की कंडीशन में वो आपकी ये आएगी 35.4 हर्ट्ज। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो क्या बोला गया है कि आपको इम्पीडेंस, करंट और पावर डिसिपेटेड निकालना। तो हम सबसे पहले इम्पीडेंस की बात करते हैं। आप ये जानते हैं रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, XC आपका XL के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो आपका Z होगा, Z का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं R² प्लस XL माइनस XC ये होता है। तो जब ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगी तो ये 0 हो जाएगा, यानी Z बराबर आपका √R², यानी Z बराबर आपका R के हो जाएगा। अब जब आपका Z यानी इम्पीडेंस R के बराबर होगा, इस कंडीशन में जो आपका Z होगा वो R के बराबर होगा, यानी R की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आपको R की वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो आपका Z होगा वो 3 ओम होगा। तो जो Z है
वो आपका इम्पीडेंस 3 ओम आएगा। अब हम बात करते हैं करंट की। ठीक है, करंट की बात करते हैं। तो जब हम करंट की बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो जो आपका करंट होता है वो मैक्सिमम होता है उस कंडीशन में। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। तो करंट की हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, यानी आरएमएस करंट को लेंगे। तो आपकी जो आरएमएस करंट है, ठीक है, जो आरएमएस वैल्यू है करंट की, ठीक है, वो बराबर होगी वोल्टेज अपॉन आर रेजिस्टेंस। तो आप जानते हैं क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है, आपका Z जो है वो R के बराबर है, तो हम यहाँ पे सिंपली R भी रख सकते हैं। तो V यानी वोल्टेज की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है, आप देख सकते हैं 283, ठीक है, 283 वोल्ट, और R की वैल्यू 3 ओम। तो ये आपके पास ये आ जाएगा 283 वोल्ट अपॉन 3 ओम। अब जब हम IRMS की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू की। तो ये आपके पास 283 अपॉन √2 आएगा, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 66.7 एम्पियर आएगी। अब हम पावर डिसिपेटेड की बात करते हैं। यानी शक्ति क्षय की हम बात करते हैं। तो जो आपका पावर डिसिपेटेड होता है वो आपका P = I²R होता है। यानी I² की वैल्यू, I की वैल्यू आपकी कितनी आई, 66.7 का स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है आपकी 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 13.35 10⁻³ वॉट, या फिर 13.35 किलोवाट। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई और करंट की वैल्यू आपकी है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलसी ऑसिलेशन, यानी एलसी दोलन। तो इसके लिए हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक सर्किट है जो कि आपका एसी सर्किट है, आप जानते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने एक सर्किट में, ठीक है, एक सर्किट लिया है और उसमें एक इम्पीडेंस यानी इंडक्टर, से आप इंडक्टर कहते हैं, प्रेरक कहते हैं, वो लगाया, आप देख सकते हैं ये आपका प्रेरक है, ठीक है, और एक कैपेसिटर लगाए जो आपका संधारित्र कहा जाता है जिसे। तो आपने कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगाना है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, जो आपका ये कैपेसिटर है इसको आप कीज, यहाँ पे की लगाओगे और एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे इस तरीके से, और एक की आप कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में लगाओगे। तो आप क्या करोगे, पहले आप एक की लगाओगे, उसे कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में रखोगे, और फिर दूसरी की लगाओगे जो आप इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में रखोगे। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर एलसी ऑसिलेशन होता क्या है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये की ऑन करनी है। तो यहाँ से आपका जो
बैटरी का चार्ज है वो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, यानी कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, या इसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो जब ये पूरा कंप्लीटली स्टोर हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इस सर्किट को हटा देंगे। इसको हम हटा देंगे, इस तरीके से हटा दिया हमने। अब आप जानते हैं कि आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज है। अब हम इसकी जो की है, यानी जो हमने की लगाई है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, उसे ऑन कर देंगे। तो आप जानते हैं कि आपका कैपेसिटर है ये क्या हो रखा है, फुल्ली चार्ज्ड। क्या हो रखा है, ये फुल्ली चार्ज हो रखा है। अब क्या होगा, जब ये फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है, यानी इस समय जो कैपेसिटर, आप जानते हैं कैपेसिटर में चार्ज पोटेंशियल कितना होता है, V = Q/C, ठीक है। तो जब आपने इसको एनर्जी दी, ठीक है, किसकी मदद से दी आपने, एक बैटरी से इसमें एनर्जी डाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डाली। तो जो इसकी जो प्लेट्स है, ठीक है, जो इसकी प्लेट्स है, इसमें जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इस प्लेट में इस फॉर्म में स्टोर होगी, यानी UE = Q²/2C। तो इस फॉर्म में आपका जब आप इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इस फॉर्म में, इस कैपेसिटर में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो स्टोर होगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, अब क्या होगा, इसमें डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग की कंडीशन आएगी। तो जब ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसके वजह से आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा, इस इंडक्टर से करंट फ्लो होगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था, लेंस लॉ पढ़ा था। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमने क्या समझा था कि जब करंट एक इंडक्टर से फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, एक EMF जनरेट होगा। या आप ये जानते हो कि जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस कारण इस इंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी जो एनर्जी होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो होगी वो आपकी इस फॉर्म में होगी। जो इंडक्टर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसकी एनर्जी इस फॉर्म में होगी, UB = 1/2 LI²। तो इस फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब जब इससे करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एक EMF इसमें इंड्यूस होगा, ठीक है। EMF जब इसमें इंड्यूस होगा तो क्या होगा, फिर आपका जब कंप्लीटली ये जो आपका कैपेसिटर है ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर इस EMF की वजह से करंट फ्लो करेगा, जो EMF इसमें प्रोड्यूस होगा, उस कारण ये जो आपका कैपेसिटर है इसमें फिर चार्जिंग होगी। पर जो अब चार्जिंग होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आप ये जानते हो, आपने लेंस लॉ में पढ़ा है कि जिस कारण से जो EMF इंड्यूस होती है किसी कॉइल में वो हमेशा अपोज करता है किसको, जिसकी वजह से वो इंड्यूस होती है, प्रेरित होती है। तो इस कारण जो ये आपका ये कंडक्टर है इसमें जो चार्जिंग होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसमें जो चार्जिंग होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी विपरीत दिशा में। आई होप आपको ये जो अब मैंने अभी आपको LC ऑसिलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि ये किस तरीके से काम करता है वो आपको समझ में आया होगा।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज समझाया, ठीक है, जो आपको मैंने प्रॉब्लम्स कराए, न्यूमेरिकल्स कराए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसको आपको घर में जाके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको एलसी ऑसिलेशन का जो बेसिक अभी कॉन्सेप्ट समझाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, उसको भी आप रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।